चलिए ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री हम देख रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे लास्ट टाइम हमने देखा था फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम। क्या फाइंड किया था? M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q। यही फाइंड किए थे क्या हम? जितना ज़्यादा हम चार्ज अप्लाइड करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी हमारा क्या होगा? मास डिपॉजिट होगा, है। अब सेकेंड लॉ में क्या हुआ उसको देखिएगा कि हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए। कितना लिए? दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें से मान के चलिए कि हम ZnSO4 का सॉल्यूशन लिए, तो ये ZnSO4 टूटेगा किस में? Zn+2 प्लस SO4 - 2 में। इसमें हम ले लेते हैं CuSO4, ये टूटेगा किस में? Cu+2 प्लस SO4 - 2 में। क्लियर? तो ये Cu में प्लस चार्ज है और यहाँ पे Zn पे क्या है? प्लस चार्ज है। बात समझ में आया? अब जब हम इसमें क्या करें? करंट सप्लाई करते हैं तो ये जितना भी आपका Cu है वो Cu इस इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव रड पे क्या होने शुरू करेगा? ये जमा होना शुरू करेगा। समझ में आया? उसी तरह ये Zn भी यहाँ का नेगेटिव रड पे क्या होने शुरू करेगा? जमा होना शुरू होगा। ये बोला गया कि अगर ये 2 कूलम का चार्ज अप्लाइड किए और ये 5 ग्राम यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, तो ये भी 2 कूलम में 5 ग्राम ही क्या होगा? उसमें डिपॉजिट होगा, कम ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होगा, एक साथ डिपॉजिट होगा। समझ में आया? अगर 10 कूलम का चार्ज अप्लाइड कर देते हैं तो ये 2 मिनट में अगर 100 ग्राम यहाँ पे डिपॉजिट होता है, कौन? Cu, तो Zn भी यहाँ पे 100 ग्राम ही क्या होगा? डिपॉजिट होगा, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा। आप चाहें तो तीसरा भी ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या? उसको भी किस में कनेक्ट कर देना है? सीरीज में, तो वो भी वैसा ही काम करेगा। इस दोनों में जितना यहाँ पे डिपॉजिट होगा तीसरा में भी उतना ही डिपॉजिट होगा। बात समझ में आया? और यही बात यहाँ पे लिख दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यहाँ पे कितना चार्ज अप्लाइड हो रहा है बताइए तो? Q, तो यहाँ पर भी चार्ज कितना है? Q, क्योंकि आपका EMF बैटरी क्या है? एक ही है और एक ही से तो करंट चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, तो इसमें जितना चार्ज इसमें भी उतना ही चार्ज। वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू दी सॉल्यूशन। इसके अंदर पे क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन से हम उस चार्ज को क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं एट डिफरेंट इलेक्ट्रोरड, अलग अलग इलेक्ट्रोरड है, कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, इसमें हमारा ये सॉल्यूशन में क्या है? मास है सब्सटेंस का, जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे क्या है? जिंक है। वो क्या कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है? अपना रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोरड पे जमा हो रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोरड। समझ में आया? इसमें नेगेटिव रड में जमा हो रहा है, तो क्या इसमें पॉजिटिव रड में जमा हो रहा है? इसमें नेगेटिव रेड में ही जमा हो रहा है। समझ में आया? रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोरड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब समतुल्य, समान समान मास क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ पे 5 ग्राम तो यहाँ पर भी 5 ग्राम, 10 ग्राम तो यहाँ पर भी 10 ग्राम। समझ में आया? चलिए, इसको हम पहला इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, इसको दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं, याद आया कुछ? हाँ। और नहीं इलेक्ट्रोलाइट नहीं समझ में आता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस ही लिख देते हैं, चलेगा क्या? फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, अब तो डाउट नहीं रहेगा। यहां जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हुआ फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट में, यहां जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हुआ उसको हम क्या मान लेते हैं? W1। यहां का मास डिपॉजिट हुआ उसको W2। तो हम बात किसका कर रहे हैं अभी? फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का। W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
जल्दी, Q, Q1 तो नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? हाँ, चार्ज आपका दोनों में क्या है? सेम है, यानी कि W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q। बात समझ में आया? और W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इक्वल टू लगाएंगे, साथ में क्या देंगे? कांस्टेंट। हमने कांस्टेंट क्या दिया था? Z, लेकिन यहाँ पे क्या देंगे? Z1, फिर आपके पास में क्या है? Q। बात समझ में आया होगा? क्लियर? Q का वैल्यू आप जानते हैं, Q का वैल्यू आप बाद में पुट कर दीजिएगा। चार्ज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए, फॉर सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। वहां का मास को क्या माने हैं? W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q2 नहीं? क्या बात समझ में आया? और W2 इक्वल टू Z2Q, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। चलिए डिवाइड करें। W1 है, बाई क्या होगा? W2 इज इक्वल टू Z1Q बाई Z2Q। क्या Q से Q कैंसिल होगा? नहीं होगा? होगा। चलिए, क्लियर? समझिएगा, W1 बाई W2 इक्वल टू क्या मिला? Z1 बाई Z2। याद आया कुछ? बताइए Z का वैल्यू जल्दी। E बाई F, F मतलब 96500। याद आया कुछ? तो क्या आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं? W1 बाई W2 इक्वल टू क्या है आपके पास में? Z1, तो Z1 के जगह में क्या E1 लिख सकते हैं? बाई 96500। नहीं समझ में आया? ये Z है ना, तो हमारे पास में क्या है? Z1, तो E के जगह में हमने क्या लिखा? E1, और ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो बदलने वाली नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बाई Z2 के लिए क्या लिखेंगे? E2 बाई 96500। ये कैंसल। तो बताओ, W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2, क्या मिलेगा आपको? E यहां पे क्या है? इस केस में इक्विवेलेंट, देखो लिखा हुआ है यहां पे, दिखाई देता है आपको? E4 यहां पे क्या है? इक्विवेलेंट मास। पढ़ी है इससे पहले इक्विवेलेंट मास? बताओ इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है? बहुत सारा चीज हम पढ़े हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट भी पढ़े हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड भी पढ़े हैं, बेस भी पढ़े हैं, और सॉल्ट भी पढ़े हैं। सॉल्ट का क्या था? मास बाय नंबर ऑफ एसिड या एनायन। सॉल्ट का बात कर रहे हैं हम। बढ़िया है? हाँ होगा। नहीं समझ में आया? आया। तो यहां पर आपका क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट ही तो है, जैसे कि Cu उधर Zn, तो क्या होगा यहां पे? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। क्या बात समझ में आया? लिख लो बगल में। E क्या है यहां पे? इक्विवेलेंट मास। E क्या है? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू A बाय वैलेंसी। A फॉर एटॉमिक मास, किसका? एलिमेंट का, जो यहां पे है, जैसे कि Zn और कॉपर। समझ में आया? या नहीं समझ में आता है तो इक्वल टू करके और एक बार लिख लो, M बाई वैलेंसी। M फॉर मास की मोलर मास। क्या होता है? मास होता है या मोलर मास होता है? मोलर मास होता है।
होता है ना मोलर मास, मास को तो डब्ल्यू ही कहते हैं, ये लिखा हुआ है देखो, मोलर मास बाय वैलेंसी। ये किसके लिए था? हमारा कंपाउंड के लिए, है ना। आया समझ में? तो ये था आपका फैराडे का सेकेंड लॉ। क्लियर? चलिए मिटा दे इसको। वैल्यू ऑफ 1 फैराडे, एक फैराडे का वैल्यू क्या था? 96500 कूलम। कूलम में ही था ना, तो कहां से निकालेंगे उसको आप देखिएगा ध्यान से। ध्यान से समझिएगा। कूलम, 1 फैराडे का वैल्यू 96500 कूलम। यूनिट क्या पड़ा? कूलम। कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का होता है क्या? एक मोल का चार्ज, ध्यान से सुनेगी, एक मोल का चार्ज 1 फैराडे कहलाता है। नहीं समझ में आया? एक मोल का चार्ज क्या कहलाती है? 1 फैराडे कहलाती है। क्या बात समझ में आया? तो ध्यान दिखिएगा, 1F यानी कि 1 फैराडे इक्वल टू 1 मोल, ध्यान से देखिएगा, 1 मोल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज को तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चार्ज किस में होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। समझ में आया क्या? तो 1F इक्वल टू 1 मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यही होता है। झट से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या प्लस माइनस से ये कटेगा? काटो, बोलो कितना बचा यहां? तो 1F इक्वल टू 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर 4। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना? रुको, 1F इक्वल टू 9.635 इंटू 10 पावर 4 हो गया। तो लगाओ 4 के बाद में 0। 1F इक्वल टू 96352.0। नहीं समझ में आया? 10 पावर 4 है ना, तो 4 के बाद में लगाएंगे हम 0। 1.602 लेके बनाओ इक्वरेट। अच्छा, ये समझ में आया ना तुम लोग? आया। सिमिलरली 96500 कूलम, ये इसको क्या कर दिया गया है? राउंड अप कर दिया गया है। ये वैल्यू को क्या कर दिया गया है? राउंड अप कर दिया गया है। लेकिन बुक में ये वैल्यू इतना नहीं होता है। ये वैल्यू निकाला है 96427। नहीं आया? कैसे आया होगा उसको भी आपको हम बता देते हैं। ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू लिया ना 1.6, इसको अगर आप लेते हैं 1.602 तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का पूरा वैल्यू क्या होता है? 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। बात समझ में आया? जनरली लेकिन हम क्या लेते हैं? 1.6 लेते हैं। बात समझ में आया? जो किसके बराबर है इसको क्या मान लिया गया? 96500 कूलम मान लिया। यानी कि 1 फैराडे का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 96500 कूलम। जबकि ये आपका इक्विवेलेंट वैल्यू जो आपने ये निकाला है ना, अगला टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। आपने फिजिक्स में पढ़ के रखे हैं, ये चीज पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है।
लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, नाम ही है इसका फिजिकल केमिस्ट्री। बुक है तो आप सामने पलट के देख सकते हैं। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हो गया। चलिए, जानते हैं आप इसका डेफिनेशन लॉ ऑफ रेसिस्टेंस का? क्या जानते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया। पढ़े हैं ये? तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the cross sectional area A of the conductor। हो गया। तब क्या होगा? R is directly proportional to the length and R is inversely proportional to the cross sectional area। समझ में आया? कंडक्टर मतलब जैसे कि मान के चलो ये क्या है हमारा तार, तो ये भाग आपको दिखाई देता है, यही इसका A है यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये इसका क्या है? लेंथ है यानी कि लंबाई है। लंबाई का सीधे क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा लंबा तार लेंगे उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, ठीक? जितना मोटा तार लेंगे उतना कम रेसिस्टेंस होगा। कारण भी आपको पता चला होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा उतना बड़ा इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए दरवाज़ा मिलता है। समझ में आया? जितना लंबा तार लेंगे उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला होगा, निकलने में भगदड़ मचेगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होगी। हम पढ़े हैं फिजिक्स में, ठीक? चलिए, हो गया। दोनों फैक्टर को अगर आप कंबाइन करें तो आपको क्या मिलता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L बाई A और R इज इक्वल टू, बोलो, रो इंटू L बाई A। ये देखिए, हो गया। अगर यहां से आप रो को बाहर करते हैं तो क्या होगा? रो को बाहर करेंगे तो क्या होगा? आर ए बाई एम, आर ए बाई एल। इसका यूनिट ध्यान से देखिएगा, किसका? रो। रो यहां पे क्या है? रेसिस्टिविटी। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये रो यहां पे क्या है? रेसिस्टिविटी। हियर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो यहां पे क्या है इसका? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। चलिए, इसका यूनिट ध्यान दीजिएगा। रो का, आर का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि मीटर स्क्वायर बाई लेंथ मीटर। काटेंगे, क्या मिला आपको? ओम मीटर। ये इसका यूनिट बन जाता है। किसका? रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टेंस का तो केवल ओम होता है ना? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रिप्रेजेंट किससे कर दें? सी से। डेफिनेशन भी पता होगा। क्या? रेसिस्टेंस का इन्वर्स क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस कहलाएगा। लिख लीजिए, कंडक्टेंस इज इक्वल बट इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस।
हो गया? मतलब क्या? C इक्वल बट इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि 1/R। यही हो गया? डाउट है? अगर ये कंडक्टेंस हुआ तो कंडक्टिविटी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं? तो कंडक्टिविटी क्या होगा? रेसिस्टिविटी का उल्टा। समझ में आया? तो यहां पर भी एक छोटा सा टॉपिक दीजिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अच्छा इसका यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा आपका? ओम इनवर्स होगा, जिसको महो भी कहते हैं और सीमेंस भी कहते हैं। याद आया कुछ? फिजिक्स में हम पढ़े हैं। कंडक्टिविटी, फिजिक्स की भाषा में कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिस्ट्री की भाषा में कापा से। किससे? कापा से। जबकि वहां पे हमने किससे किया था? जी से, सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा से किए थे। क्लियर? लेकिन केमिस्ट्री में वही कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कापा, स्मॉल के सिंबल होता है इसका। समझ में आया? कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, KAPPA, कापा। क्या होगा इसका डेफिनेशन? कंडक्टिविटी इज इक्वल बट इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी होगा। यानी कि कंडक्टिविटी को आपने रिप्रेजेंट किया किससे? कापा से। तो कापा यानी कि K इज इक्वल टू 1/ρ। रो है ना आपका रेसिस्टिविटी? तो रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी कहलाएगा। बात समझ में आया? इसका यूनिट क्या था आपका? ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या इसको क्या बोल सकते हैं? महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। आप फिजिक्स में पढ़े हैं, सेम चीज है। हो गया? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के लिए पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाय द सेल कांस्टेंट? आप सेल कांस्टेंट से क्या समझते हैं? सेल कांस्टेंट एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या आपका सेल ऐसा ही रहता है? बीच में प्लेट लगा रहता है ना, लेकिन हमको तो ये भाग केवल दिखाई देता है। बोलो। लेकिन अभी हम इसको इस तरह से दिखा दिए ताकि आप समझ पाएं, है ना? यहां से आपका कनेक्शन के लिए निकलता है, याद आया? इसी को तो आप जोड़ते हैं, इलेक्ट्रोड जिसको कहते हैं हम लोग, है। ये दोनों का बीच का दूरी, 2 प्लेट का बीच का दूरी को क्या मान लेते हैं? D। क्या मान लेते हैं? D। और इसका एरिया को क्या मान लेते हैं? A फॉर एरिया, किसका? प्लेट का। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट, 2 प्लेट के बीच का दूरी। तो इस प्लेट का एरिया और दोनों प्लेट के बीच का दूरी का रेशियो क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट कहलाता है। बात समझ में आया? क्या क्या? द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट कहलाता है। यानी कि आपको क्या मिलने वाला है? L/A मिलने वाला है, दोनों का रेशियो। मतलब
एल नहीं माने हैं, डी बाई ए मिलने वाला है। अगर यहाँ पे एल लिखते तो क्या मिलता, एल बाई ए, माना हुआ चीज है कि नहीं। चलिए लिखते हैं, इट इज स्टेट दैट, ये परिभाषित करता है कि द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ प्लेट ए एंड डिस्टेंस बिटवीन the two plates D are known as सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किससे किए, x से, तो x इक्वल टू, जल्दी, d बाई ए। d यहां क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, नहीं, और ये क्या है आपका, एरिया ऑफ प्लेट, क्या कहलाती है, सेल कांस्टेंट कहलाती है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे आप। अगला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलार कंडक्टिविटी। हो गया, इसको जाने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा है, कौन सा है लिखा हुआ है, ये छोटा ए लिखा हुआ है कि बड़ा ए, बोल रहा हूं ना, कैपिटल ए लिखा हुआ है। ये कौन सा ए लिखा हुआ है, दोनों है तो ए ही है, क्लियर। ये क्या है आपका, है, ये क्या है, लैम्डा। नहीं समझ में आया, मेरा समझाने का मतलब समझ रही है तुम लोग। ये कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा, याद रखना, इसीलिए वैसा लिखे। दोनों क्या है, लैम्डा ही है, लेकिन एक कैपिटल लैम्डा है और एक स्मॉल लैम्डा, जैसे आपके बगल में ए लिखा हुआ है तो दोनों ए ही है, लेकिन एक कैपिटल में है, एक स्मॉल पे है। ध्यान देना, पाई नहीं है, पाई मतलब ऐसा, ग्रीक का भाषा सीखो, ABCD जैसा। मिटा दें, कैपिटल लैम्डा का साइन होगा वो ना, ये स्मॉल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा, जैसे कि ये है, इस तरह से। फर्क है ना, लिखावट में फर्क है, मतलब एक ही है। चलिए, मोलार कंडक्टिविटी, डेफिनेशन लिखते हैं इसको समझेंगे भी हम लोग। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस 1 by 1 का m। चलिए आप समझते हैं इसको कि मोलार कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। आप इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री पढ़े हैं तो इससे वाकिफ होंगे। सेल है हमारा, अब कौन सा सेल है उसे हमको मतलब नहीं है, क्लियर। यहां पे हमने सॉल्यूशन रखा, क्या रख दिया, सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट कितना ग्राम का, 100 ग्राम का सॉल्यूशन, सिर्फ समझने के लिए। ठीक, अब इसका डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल दी आयन, 100 ग्राम है तो यहाँ का आयन को भी हम कितना मान लेते हैं, 100 आयन मान लेते हैं। क्या बात समझ में आया।
प्रोड्यूस 1/1 ग्राम मोल्स। यहां पे कितना ग्राम? 100। तो आयन कितना? 100। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन से जो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। वो सबसे पहले एक आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या बात समझ में आया? फिर इस आयन का इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने के बाद में दूसरा प्रोड्यूस करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरह से कहां तक जाएगा? 100 तक। और 100 आयन खत्म हो जाएगा तो वो सेल डेड हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? डाउट है? जैसे आपने घड़ी पे लगने वाला सेल देखे हैं, बैटरी, हाँ, तो वो बैटरी आपका कितना दिन चलता है? 5 महीना, 6 महीना चलता है, चाहे 2 महीना चलता है। घड़ी पे चलता है कि नहीं चलता है? क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर पे बहुत सारे क्या है? आयन हैं, और वो आयन एक एक करके अपना चार्ज को क्या करती है? बाहर निकालती है। एक चार्ज बाहर निकाला, जब वो खत्म हुआ तो दूसरा आयन, उसका चार्ज खत्म हुआ तो तीसरा आयन। इस तरह से वहां का टोटल आयन को बाहर निकलने में 2 से 3 महीने का समय लग जाती है। क्या बात समझ में आया? अगर एक ही बार में सब आयन बाहर निकल जाए तो 5 मिनट में उसका ये खेला खत्म। बात समझ में आया? क्या वो उसमें आपका पोटेंशियल मिलता? फिर नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? तो यही उसका क्या कहलाता है? मोलार कंडक्टिविटी कहलाता है। प्रोड्यूस 1/1 ग्राम मोल्स। एक एक ग्राम सबसे पहले आयन को प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? और उसमें इतना दिन प्रोड्यूस करेगा जब तक उसमें कोई भी आयन ना बचा रहे। आयन वहां से प्रोड्यूस करना खत्म, मतलब वो बैटरी डेड हो गया। एक एक करके निकलता है। समझ में आया? मान के चलिए आपके पास में 1 किलो चीनी है, ठीक? कितना है? 1 केजी चीनी है। अब वहाँ से रोज़ दिन एक एक चीनी को निकालिएगा तो कितना दिन लगेगा? बहुत दिन लगेगा। लेकिन एक दिन आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि ऊपर नीचे पकड़ ले, ऐसा कर दे तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बैटरी वैसा नहीं करती है। एक एक आयन को क्या करती है? अपने से रिलीज करते जाती है, जिससे हमको पोटेंशियल मिलते जाता है। और जब तक रिलीज करेगी जब तक उसके अंदर पे पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन है, और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो उसका करंट सप्लाई बंद हो गया। यही उसका क्या कहलाता है? मोलार कंडक्टिविटी कहलाता है। इसको केमिस्ट्री की भाषा में कैपिटल लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक? चलिए, हो गया? देयरफॉर कैपिटल लैम्डा एम, कैपिटल लैम्डा एम का मतलब मोलार कंडक्टिविटी इक्वल टू के भी। के क्या है यहां पे? कंडक्टिविटी है, कापा है। अभी पढ़े हैं आप? लिखो बगल में। चलो, आप कापा पढ़ाया? आर भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में क्या है आपका? कंडक्टिविटी है। देखो, नहीं, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा आपका आयन मिलेगा। नहीं मिलेगा? उतना जल्दी वो क्या करेगा? लास्टिंग करेगा। नहीं समझ में आया? करेंट तो वही प्रोड्यूस करेगा। अब इतना बड़ा बैटरी लेंगे तब भी 1.5 वोल्ट, इतना मोटा लेंगे तब भी 1.5 वोल्ट। लेकिन इतना मोटा बैटरी आपका 15 दिन में ख़त्म, तो इतना मोटा बैटरी आपका 6 महीना चलेगा। क्यों? क्योंकि इतना मोटा में आयन कम है, इतना मोटा में आयन बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन प्रोड्यूस करेगा तो 1.5 वोल्ट ही। ये कारण भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीख चुके हैं, ठीक? लेकिन लास्टिंग दोनों का कम ज़्यादा होगा। कारण आज पता चला, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन आयन की संख्या ज़्यादा होगी। और आयन कैसे रिलीज होती है? 1/1 प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? चलिए, कैपिटल लैम्डा एम इक्वल टू के भी। के यहाँ पे कापा है, भी आपका वॉल्यूम है। भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आप लिए हैं ना, इसी का। एग्जाम में आप 100 ग्राम नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहां समझने के लिए था। क्लियर?
हो गया? थोड़ी सी और जानकारी, बहुत इसको कॉन्सेप्चुअल तरीका से पढ़ना, पीछे का चीज़ को नहीं भूलना है। अगर पीछे का चीज़ को भूल गई तो फिर गया काम से। ठीक, चलिए याद कराते हैं। कैपिटल एम, जल्दी, मोलारिटी या मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी को मोलार कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। याद आ रहा है कुछ? एम फॉर मोलारिटी, मोलारिटी को मोलार कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ में आया? तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप? जल्दी, या कुछ यूं समझ लें, ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए हम लिख ही देते हैं, WB/MB इंटू 1000 बाई वॉल्यूम। यही पढ़े हैं क्या? नहीं समझ में आया? आया? ये डाउट है आप लोगों को? या पढ़े हैं मोलारिटी में? अगर WB इक्वल टू क्या हो जाए? MB हो जाए, तो ये दोनों क्या कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर ये कैंसिल हुआ तो आपको C इक्वल टू क्या मिला? 1000/V मिलेगा। नहीं समझ में आया? आया। और यहां से अगर आप V को बाहर कर दें तो क्या मिलेगा? 1000/C मिलेगा। अभी भी डाउट है क्या? बगल में लिखिए उसको। आगे बढ़े आगे। देयरफॉर कैपिटल लैम्डा m इक्वल टू क्या है आपके पास में? कापा, यानी कि K इंटू क्या है? V। क्या V के जगह में आप 1000/C लिख सकते हैं? बात समझ में आया? इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। हाँ, ये वाला आप निकाले ना, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा जल्दी। वी नो दैट, वो लिखे हैं ना उसी को। वी नो दैट m इक्वल टू, आप अभी लिख चुके हैं, बोलिए, WB/MB इंटू 1000/V ml में। हो गया? इफ WB इक्वल टू MB है आपके पास, तो m इक्वल टू क्या मिला? 1000/V मिला। और V इक्वल टू क्या मिलेगा? 1000/m। हम ये भी जानते हैं m इक्वल टू C, है कि नहीं? C फॉर मोलार कंसंट्रेशन और m फॉर मोलारिटी, दोनों की चीज है। तो V इक्वल टू, बोलिए, 1000/C। हम पहले ही बता चुके हैं आपको, है। इसको इक्वेशन पहला दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोलिए, कैपिटल लैम्डा m इक्वल टू कापा, फिर V के जगह में इंटू 1000/C। क्या बात समझ में आया? डाउट है? ये प्रूफ भी हो गया, आपको प्रूफ करने के लिए भी बोलेगा। ठीक, प्रूफ दैट कैपिटल लैम्डा इक्वल टू K इंटू 1000/C। हो गया? और एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, लेकिन आज इसको नहीं देखेंगे। हम आपको नाम बताना चाहेंगे, जिसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर? तो चलिए केमिस्ट्री को आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल
फिर से नया टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है।